नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। पंजाब से मिडिल ईस्ट को लीची का एक्सपोर्ट। 3,500 और करोड़पति इंडिया छोड़ने की तैयारी में। भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में शानदार बढ़ोतरी। प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के आयात पर लगेगा एंटी डंपिंग शुल्क। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ने डायरेक्ट सेलिंग में 15.71% से ज्यादा की शानदार विकास दर हासिल कर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान 2,172 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है। देश में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने नॉर्दर्न डायरेक्ट सेलिंग समिट में पेश किए गए एक सर्वे में ये जानकारी दी। IDSA की नॉलेज भागीदार इप्सोस द्वारा संकलित इस सर्वे में देश में डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के विकास और इसके निरंतर विस्तार की जानकारी भी दी गई है। भारत के बागवानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने पंजाब के पठानकोट से दोहा और दुबई के लिए 1.5 टन गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप को रवाना करने में सहायता की। ये पहल पंजाब के बागवानी विभाग और लुलु ग्रुप के सहयोग से की गई। कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक शाखा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बताया कि पंजाब से पहली बार दोहा और दुबई को लीची का निर्यात किया गया है। 2023-24 के दौरान पंजाब का लीची उत्पादन 71,490 टन होगा, जो भारत के कुल लीची उत्पादन का 12.39% हिस्सा है। भारत से कुल मिलाकर 639.53 टन लीची का निर्यात किया गया। सरकार फलों और सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। 2024-25 में यह निर्यात साल दर साल 5.67% बढ़कर $3.87 अरब हो गया। भारत के फल निर्यात में आम, केले, अंगूर और संतरे का प्रभुत्व है, लेकिन अब चेरी, जामुन और लीची भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को बिलेटेड पेमेंट्स से संबंधित मामलों में शीघ्र सुनवाई और निर्णय लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विश्व MSME डे के अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने MSME के सामने आने वाली कुछ खास चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि MSME को फाइनेंस की पहुंच, बड़ी कंपनियों के साथ कंपटीशन और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण रजिस्टर्ड MSME की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत ने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए चीन और ताइवान से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पाया कि ऐसी वस्तुओं को दोनों देशों से भारत से कम दामों पर निर्यात किया जा रहा था। उन्होंने ये भी पाया कि इन देशों में डंपिंग आयात के कारण घरेलू उद्योग को काफ़ी नुकसान हुआ है। चीन और ताइवान से ऐसी वस्तुओं के डंपिंग इंपोर्ट से घरेलू उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। वित्त मंत्रालय ने इस नुकसान को दूर करने के लिए इन देशों से भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। उत्पत्ति के देश, निर्यात के देश और उत्पादक के आधार पर एंटी डंपिंग शुल्क ऐसे सामानों के CIF वैल्यू के 27 से 63% के बीच है। एंटी डंपिंग टैक्स 5 साल के लिए लगाया जाएगा। इसके साथ ही एंटी डंपिंग शुल्क इंडियन करेंसी में देना होगा। भारत के अमीर लोग, बिजनेसमैन और कई करोड़पति देश छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। इस साल 3,500 करोड़पति भारत छोड़ने की तैयारी में हैं। ये लोग पहले ही दूसरे देशों में बसने का इंतजाम कर चुके हैं और जरूरी कागजात बनवा रहे हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस साल 3,500 अमीर लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं तो देश को $26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र के उत्पादन की वैल्यू पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से 2023-24 के बीच की है। इस रिपोर्ट में फसल,
पशुपालक, वानिकी और मछली पालन जैसे सेगमेंट्स के उत्पादन की वैल्यू बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र के उत्पादन की वैल्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर में 48.78 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी पिछले 10 सालों में इसमें 225% की वृद्धि हो गई। इसी तरह पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो कृषि क्षेत्र का जीवीए 153% बढ़ गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा ने 2023-24 में अनाज उत्पादन की वैल्यू में लगभग 53% का योगदान दिया। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। रिपोर्ट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में विभिन्न सेगमेंट की हिस्सेदारी किस तरह बदली, इसके बारे में भी बताया गया है। कृषि उत्पादन की कुल वैल्यू में फसलों का हिस्सा 2011-12 में 62% था, जो 2023-24 में घटकर 54.1% पर आ गया, लेकिन इसकी भरपाई पशुपालन और फिशरीज सेक्टर से हुई। पशुपालन का हिस्सा 25.6% से बढ़कर 31.2% हो गया। इसी तरह फिशिंग और एक्वाकल्चर की हिस्सेदारी 4.2 से बढ़कर 7% हो गई। वानिकी यानी फॉरेस्ट्री की हिस्सेदारी 12 साल पहले 7.8%, लेकिन अब ये कम होकर 7.7% हो गई। फलों की बात करें तो देश में केले के उत्पादन की वैल्यू 47,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये वैल्यू आम से ज़्यादा हो गई है, जो 46,100 करोड़ रुपए है। 2011-12 से 2021-22 तक फलों के उत्पादन की वैल्यू में सबसे ज़्यादा हिस्सा आम का रहता था। सब्जियों में सबसे ज़्यादा वैल्यू आलू की है। 2011-12 में इसके उत्पादन की वैल्यू 21,300 करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में 37,200 करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह फूलों के उत्पादन की बात करें तो देश में फ्लावर प्रोडक्शन की वैल्यू 17,400 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,100 करोड़ रुपए हो गई है। मध्य प्रदेश मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। इसके उत्पादन की वैल्यू में प्रदेश की हिस्सेदारी 19.2% है, कर्नाटक की 16.6% और गुजरात 15.5% के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने 2025 की पहली छमाही में शानदार वृद्धि हासिल की, जिसमें कुल डील वैल्यू बढ़कर $609.7 मिलियन हो गई, जो 2024 की पहली छमाही से 85% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। ग्रैंड थॉर्नटन भारत रिपोर्ट के अनुसार डील वॉल्यूम में 16 से 25% तक की शानदार वृद्धि हुई, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास और सेक्टर में परिवर्तन में निरंतर रुचि को दर्शाता है। भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्थिर मांग, विकसित होते कॉस्ट स्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी पर जोर देने के साथ एक अच्छे चरण से गुजर रहा है। माल ढुलाई और सर्विसिंग की बढ़ती लागत हालांकि मार्जिन पर भार डाल रही हैं, इसके बावजूद इन्वेंट्री मूवमेंट मजबूत है। इस बीच मुख्य रूप से चीन में बंदरगाहों की भीड़ और कंटेनर की कमी के कारण ट्रांस पैसिफिक और इंट्रा एशिया मार्गों पर माल ढुलाई की दरों में 28% तक की बढ़ोतरी हो गई है। पूर्वी एशिया में कंटेनर्स की भरमार के कारण दक्षिण एशिया में इनकी कमी हो गई है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को गारंटीड स्लॉट्स के लिए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड एमएसएमई डे के एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की संख्या 96 लाख है और इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों में सभी जातियों और समुदायों के लोग शामिल हैं। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के इन इकाइयों को 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की है। यूपी देश में एमएसएमई में 14% हिस्सेदारी के साथ अग्रणी प्रदेश है। प्रदेश का एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये और जीडीपी 31 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये डेवलपमेंट लॉ एंड ऑर्डर और समान अवसर देने के कारण संभव हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 55,000 युवाओं को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 10% सरकारी अनुदान प्रदान किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 1 लाख से अधिक परंपरागत कारीगरों को टूल किट और सस्ते लोन दिए गए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.